यही जज्बा रहा तो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से पानी निकलेगा। देखो, मैं आपका अपना दिनेश कुमार शर्मा राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने जो पिछली 2 क्लासें देखी थी उनके अंदर हमने आवेश के बारे में पढ़ा है। पहले हमने आवेश की थ्योरी की, उसके पश्चात हम आवेश से संबंधित न्यूमेरिकल, उसके गुणधर्म सबके बारे में हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखा है। अब देखो, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं आवेश को ही। देखो, अब तक हमने पढ़ा था आवेश। आवेश क्या है आपका क्यू, अर्थात यहाँ पर हमने पिछली क्लासों में आवेश के बारे में पढ़ा था। अब देखो, जब परिपथ में आवेश प्रवाहित होगा अर्थात बहेगा, बहना शुरू करेगा, तो इसकी वजह से जब आवेश परिपथ में प्रवाहित होता है या बहता है तो उसकी वजह से कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। आवेश के बाद क्या आने वाला है, विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा कहते किसको है, तो देखो, आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं आवेश, आवेश के बहने की दर को क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा कहेंगे। अर्थात जिस प्रकार से देखो, I बराबर विद्युत धारा बराबर क्या होगा, Q/T। यहाँ पर बोल रहा है कि आवेश के बहने की दर को क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत धारा कह रहे हैं। तो आवेश जैसे जैसे समय के साथ प्रवाहित होता है तो उसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा। या कह सकते हैं हम विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। देखो, दोनों फॉर्मूले, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से और T को समय से। तो देखो, यहाँ पर हमने देखा आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत धारा कह सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम कहें तो आवेश या इलेक्ट्रॉन के बहने की दर, आवेश के साथ ही क्या प्रवाहित होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर को भी क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ से हमें पता लगा कि विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश के बहने की दर को हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक, देखो, जैसा कि हमें यहाँ पता है आवेश का पहले देखा है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बटे नीचे क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो विद्युत धारा का मात्रक है वो क्या होगा, कूलाम बटे सेकंड होने वाला है। एक इसका अन्य मात्रक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। देखो, विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक होता है जिसे क्या बोला जाता है, एम्पियर भी कहा जाता है। यहाँ से एक तो आया, आवेश का मात्रक कूलाम है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो एक मात्रक तो हो गया कूलाम बटे सेकंड, और दूसरा होता है हमारा एम्पियर। क्योंकि एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इन पे काम किया है तो उसकी याद में दूसरा जो मात्रक है इसका क्या है, एम्पियर होता है। अब देखो, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं हम, यहाँ तक देखा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या मिल गया, कूलाम बटे सेकंड या एम्पियर। तो इसी तरीके से विद्युत धारा किसे बोलेंगे, आवेश के बहने की दर को क्या बोल रहे हैं हम, विद्युत धारा कह रहे हैं। अब देखो आगे, इसके पश्चात तीसरा टॉपिक है हमारा इसी में विद्युत धारा से संबंधित। देखो, हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली हमने इसकी परिभाषा देखी, दूसरा इसका प्रतीक देखा। दूसरी चीज होती है आवेश, विद्युत धारा की स्पीड, चाल। तो जो विद्युत धारा की चाल होगी, विद्युत धारा की चाल क्या होती है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, चाल के समान होती है।
विद्युत धारा की चाल किसके समान होगी? प्रकाश की चाल के समान, क्योंकि विद्युत धारा के अंदर क्या प्रवाहित होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन। और जो प्रकाश की चाल है उसमें क्या रहते हैं? जो ऊर्जा है वो किसके रूप में चलती है? पैकेटों के रूप में चलती है। जो प्लांक का नियतांक मिलता है वहां से हमने देखा था कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है। तो उसी प्रकार विद्युत धारा की चाल क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल के समान है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की चाल क्या होने वाली है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होने वाली है। अभी इसी चीज में कई चीजों को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। देखो राशि वही है लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग बन जाते हैं। देखो 10 की पावर कितनी थी? 8, तो 3 मैंने इधर रख ली और 5 इधर कर दी, तो टोटल कितनी हुई? 10 की पावर 8 और 3 उनसे मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर, यहाँ पर 1000 दिख रहा है अपने को, ये 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? किलोमीटर। यदि मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? किलोमीटर में, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो अब मैं इसको मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? किलोमीटर की चाल में कन्वर्ट कर दें, तो ये 1000 किस में हो जाएंगे? किलोमीटर में। और यहाँ से देखो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 है, तो इसकी वजह से 3 लाख, ये क्या बन गए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि कई बार एग्जामों में सेकंड पूछ लिया जाता है कि पहला तो हुआ हमारा प्रकाश की जो चाल है वो क्या हुई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चाल क्या निकल के आई? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आती है। तीसरा कभी कभार इसको मील प्रति सेकंड में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है किलोमीटर में ये है, तो यदि आपको मील में कन्वर्ट करना है इसी चाल को, विद्युत धारा की चाल को किसमें? मील में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर देखो 1 मील के अंदर, जिस प्रकार 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, उसी प्रकार 1 मील के अंदर होता है 1609 मीटर। लगभग माना जाता है 1 मील बराबर 1609 मीटर, अर्थात हम कह सकते हैं 1609 मीटर। तो जब आपको इसको मीटर से किस में कन्वर्ट करना है? मील में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इस मीटर के अंदर कितने का भाग दे दोगे? 1609 का। जब 1609 का इसके अंदर भाग दिया जाता है, इसके अंदर 1609 का भाग दिया जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी 186 लाख मील प्रति सेकंड। तो देखो यहां से हमने विद्युत धारा उसकी चाल देखी। एक क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत धारा की चाल किसके समान होती है? तो पहली चीज तो किसके समान होती है? प्रकाश की चाल के समान होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा कि जो इसकी चाल प्रॉपर चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तीसरी चीज यदि किलोमीटर में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने वाली है। और यदि वो मील में पूछ लेता है तो मील में कितना हो जाएगा? 1.86 लाख मील प्रति सेकंड। 1.86 लाख मील प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो चारों चीजें याद रखनी है। विद्युत धारा की चाल किसके समान होती है? प्रकाश की चाल के समान। मीटर में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और यदि मील में देखें तो 1.86 लाख मील प्रति सेकंड रहने वाली है। यहां तक सभी को समझ में आया? अब देखो आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है विद्युत धारा का संबंधित, विद्युत धारा का नया बिंदु कहता है कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। देखो इसको भी समझते हैं कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। देखो कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ से क्या तात्पर्य है? बंद परिपथ का मतलब है जैसे ये कि ये परिपथ है, इसके अंदर ये बल्ब लगा हुआ है और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, यहाँ से विद्युत धारा फ्लो रही, और एक परिपथ ये है, इसमें भी बैटरी लगी हुई है, माइनस प्लस, ये क्या हो गया? आपका बल्ब है, दोनों में ये बल्ब है। अब मैंने इस परिपथ को बीच में से तोड़ दिया, यानी ब्रेक कर दिया, ठीक है।
अब देखो विद्युत धारा जैसे ही बैटरी के इस सिरे से निकलकर किस में आएगी, बल्ब में आएगी और वापस प्रवाहित होकर यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा बहेगी ही क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर खुला परिपथ है। तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा हमेशा कौन से परिपथ में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट भी सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी से संबंधित दो चीजें होती है कि यदि परिपथ क्या हो, क्लोज हो यानी कि बंद हो, तब क्यों नहीं प्रवाहित होती, और जब खुला रहता है तब विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यहाँ पर नहीं होती। कारण देखो, इसके अंदर दो कारक देखेंगे। प्रतिरोध का रीजन रहता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कुछ लिमिटेड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ केवल बल्ब का प्रतिरोध होगा, तो कुछ कम प्रतिरोध होता है। यहाँ पे क्या रहता है, कम प्रतिरोध रहता है। और यहाँ पर देखिए तो क्या है, खुला परिपथ है, इसको लांग के नहीं जा सकती, अर्थात प्रतिरोध क्या हो जाता है, यहाँ पर अनंत हो गया एक तरीके से। क्या होगा, अनंत प्रतिरोध हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, उसको पार ही नहीं कर पाएगी, इस वजह से वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, कम प्रतिरोध होता है, इसकी वजह से प्रतिरोध जो आपकी विद्युत धारा है वो आसानी से पूरे परिपथ में प्रवाहित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा हमेशा किस परिपथ में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसी का, जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो कहता है कि विद्युत धारा हमेशा कम मान का प्रतिरोध कम प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। विद्युत धारा हमेशा कम मान का प्रतिरोध, विद्युत धारा हमेशा कम मान का प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। कैसे, देखो विद्युत धारा यहां से आ रही है, सपोज करो विद्युत धारा क्या हुई, यहां से आई, यहां आने के बाद इसको कितने रास्ते मिल रहे हैं, दो रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर से इसको प्रवाहित होना है। इसमें इसको रोकने वाले 10 आदमी हैं। देखो मैंने अभी प्रतिरोध पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखो। प्रतिरोध क्या होता है, एक रोकने वाला कारक होता है, किसको, विद्युत धारा को। जैसे ही हमारे विद्युत धारा कंप्लीट होगी उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, प्रतिरोध को देखने वाले हैं। यहां पर इसको रोकने वाले 10 आदमी हैं, ऐसे ये क्या है, इसका प्रतिरोध है, और यहां पर रोकने वाला इसको केवल 2 आदमी हैं, ये भी क्या है, इसका प्रतिरोध है, ठीक है। ये आगे जाकर चाहे वापस जुड़ जाएगी, जो कि आगे के कंसेप्टों में क्लियर करने वाले। यहाँ से विद्युत धारा आई, ये आकर यहाँ पर कंफ्यूज होगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ये देखेगी कि किधर मेरी रुकावट कम है, तो ये देखेगी इधर मुझे रोकने वाले 10 आदमी अर्थात प्रतिरोध क्या है, इधर ज़्यादा है, और इधर 2 आदमी अर्थात प्रतिरोध क्या है, कम है। तो विद्युत धारा अपना ट्रेन लेगी और इधर से ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है। तो ये कह रहा था कि विद्युत धारा हमेशा कम मान का प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। तो इधर प्रतिरोध ज़्यादा था, इधर प्रतिरोध कम था, तो प्रतिरोध कम मान के प्रतिरोध से प्रवाहित हो जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट इस तरीके से क्लियर होता है। आशा करता हूँ सभी को वीडियो समझ में आ रहा है। देखो जो पढ़ा रहा हूँ उसको तहे दिल से पढ़ना, आपका कोई सा भी कंपटीशन का कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, यहीं पर एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे जो पॉइंट है वो कहता है, क्या कहता है कि जैसे कोई चालक तार है, जैसा कि हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो देखो यहाँ से हम 3 चीज़ों की परिभाषा निकालने वाले हैं, और वो 3 चीज़ें क्या है, पहली चीज़ एम्पियर, अर्थात 1 एम्पियर का आपको परिभाषा डिफाइन करने वाले हैं, जिसको हम 2 तरीके से करेंगे। और एक आएगा हमारा 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पियर, एक क्या होने वाला है, 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पियर। देखो कैसे आता है, यहां पर विद्युत धारा किसे बोलेंगे, आवेश के बहने की दर को क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। तो देखो ये कोई चालक तार था, क्या है, ये कोई चालक तार है, ए और
इसके दो सिरे हो गए ए और बी। अब देखो किसी बिंदु से, यानी कि ये मैंने क्या बना दिया, एक बिंदु बना दिया, फिक्स पॉइंट इंडिकेशन कर दिया चालक तार के अंदर। यहां से 1 सेकंड के अंदर, टाइम क्या है आपका, समय कितना है, 1 सेकंड के अंदर यदि कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश, कितना आवेश, 1 कूलाम आवेश यदि इसी बिंदु से 1 सेकंड में यहां से निकलता है तो धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होता है। धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होता है। देखो कैसे, देखो आवेश का मान कितना है, वहां से निकलने वाला जो आवेश है 1 कूलाम है, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड, 1/1 अर्थात 1 एम्पियर की धारा वहां से क्या होगी, प्रवाहित होती है। तो यहां से देखो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन निकल के आई वो क्या होगी, देखो जब किसी चालक तार में से, जब किसी चालक तार में से किसी बिंदु से 1 सेकंड में, जब किसी चालक तार से, चालक तार में से किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश निकलता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। देखो मैंने समझाया था इधर, जब किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश कितनी देर में, 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। यदि हम कैलकुलेशन करें तो आवेश का मान कितना था, 1 कूलाम, समय कितना लग रहा था, 1 सेकंड, तो 1/1 अर्थात बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर। आई का मान कितना हुआ, 1 एम्पियर। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, जब किसी चालक तार में से किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकलता है तो विद्युत धारा का मान क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो ये थी हमारे 1 एम्पियर की परिभाषा। कभी कभार दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे दूसरे तरीके से हम इसको। फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। फॉर्मूला क्या है, I बराबर Q/T, सॉरी देखो फॉर्मूला अपना यही रहने वाला है, I बराबर क्या होगा, Q/T, यही रहने वाला है। और उसी तरीके से वापस हम एक चालक तार लेते हैं जिसका ये सिरा A है और ये सिरा B है। यहाँ पर कोई बिंदु है, भी डिनोट किया था पहले वाले एग्जाम्पल में, एक बिंदु है। यहाँ से यदि 1 सेकंड में, अब की बार आवेश ना प्रवाहित होकर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, और यदि उनकी संख्या कितनी हो, 6.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो, यदि उनकी संख्या कितनी हो, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात मैं कह सकता हूं 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सबको पता था 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है। तो यहां से 1 सेकंड में किसी बिंदु से, 1 सेकंड में किसी बिंदु से यदि कितने इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी वहां से निकल रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान कितना होने वाला है, हमारा 1 एम्पियर ही होने वाला है। तो देखो दूसरी 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या निकल के आती है हमारे पास, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर जब किसी चालक तार से किसी बिंदु से यदि
1 सेकंड में यदि किसी चालक के किसी एक बिंदु से 1 सेकंड के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो भी धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो देखो हमने यहां से देखा दूसरी डेफिनेशन 1 एम्पियर की किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन की संख्या की टर्म्स में। यदि किसी चालक किसी एक बिंदु से 1 सेकंड के अंदर यदि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वहां से प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 1 एम्पियर की दोनों परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन किया। अब देखो इन्हीं से संबंधित हमारी एक तीसरी परिभाषा है जो किस तरीके से है, देखो जो कि थी हमारी 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पियर। देखो 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पियर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमने एक पात्र लिया, ठीक है। इस पात्र के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले, एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। प्लस एनोड कैथोड माइनस, इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तथा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन डाला, ठीक है। और दोनों एनोडों के माध्यम से दोनों एनोडों के माध्यम से हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। यदि हम ऐसी विद्युत धारा, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करें कि कैथोड पर यदि कैथोड पर सिल्वर उस विद्युत धारा की वजह से कैथोड पर सिल्वर की मात्रा 0.0118 ग्राम एकत्रित हो जाए, इतनी यदि कैथोड पर 0.00118 ग्राम सिल्वर एकत्रित हो जाए, किस पर, कैथोड पर, तो धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होता है। तो हम कह सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन में, जब सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन में कुछ विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिसके कारण कैथोड पर 0.00118 ग्राम सिल्वर एकत्रित हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। देखो यहां से हम एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर को डिफाइन कर रहे थे। मैंने कहा था कि ऐसा विलयन जिसके अंदर किसका लेंगे हम, AgNO3 का एक विलयन ले रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या डाले, 2 कैथोड डाले, सॉरी 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड, और उनको एक बैटरी के माध्यम से इसके अंदर क्या प्रवाहित करते हैं हम, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन होने की वजह से क्या होगा कि जो कैथोड पर है विद्युत धारा की वजह से यदि सिल्वर की कितनी मात्रा एकत्रित हो जाए, 0.00118 ग्राम यदि कैथोड पर सिल्वर की मात्रा एकत्रित हो जाती है तो उसे धारा का मान क्या कहलाता है, 1 एम्पियर की धारा कहलाती है। तो इस प्रकार हमने तीनों परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, धारा के बारे में। अब देखो धारा से संबंधित कुछ पॉइंट हो रहे हैं, देखो वो जो क्या है इनको हम देखने वाले हैं। एक कहता है कि धारा की दिशा क्या होती है,
तो क्या होती है धारा की दिशा? धारा की दिशा हमेशा किधर से किधर की तरफ रहती है? धारा की दिशा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, धारा की दिशा हमेशा धन सिरे से, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, से ऋण सिरे की ओर। ऋण का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। धन सिरे से किधर की होती है? नेगेटिव, यानी कि ऋण सिरे की ओर होती है। सर ऐसा क्यों होता है? देखो, धारा की दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर क्यों होती है? देखो, हम आगे चलकर विभव पढ़ेंगे। विभव क्या होता है? उच्च मान से निम्न मान की तरफ प्रवाहित होता है। जैसे कि हम किसी को फॉर एग्जाम्पल देखना चाहे, किसी को पैसा देना है, तो पैसा कौन देगा? जिसके पास ज्यादा होगा। और लेगा कौन? जिसके पास क्या होगा? कम होगा। तो ये तो देगा और ये क्या करेगा? लेगा। तो यही चीज होती है कि धारा की दिशा हमेशा कहां से होती है? धन। अर्थात ये टर्मिनल हुए, ये प्लस और ये क्या हुआ? माइनस। प्लस का मतलब क्या हुआ? वो धनी है, और माइनस का मतलब क्या? वो ऋणी है। तो इसकी वजह से विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो धन सिरे से विद्युत धारा हमेशा निकलती है। इसके अपोजिट ये भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे होती है। तो देखो, यहीं पर हमारे इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा हमेशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है। इस तरह ऐसा क्यों होता है कि विद्युत धारा की दिशा तो हमने देख ली कि प्लस से माइनस की ओर, अर्थात उच्च से निम्न की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा हमेशा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर कैसे हो रही है? तो जैसा कि हमने देखा था, क्या देखा था? देखो, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने इतना सा तो पढ़ ही लिया है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। अर्थात इस पर क्या होती है? आवेश की कमी होती है। ये ऋण आवेश है, तो ये किसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा? धन आवेश। धन आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अर्थात ये किधर की तरफ भगने की कोशिश करेगा? धन की तरफ भगने की कोशिश करेगा, जिसके पास धन आवेश है। तो खुद ऋण आवेशित है, तो ये कहां जाएगा? धन आवेश की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां की ओर प्रवाहित होते हैं? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो देखो, आज हमने देखा, पहले हमने आवेश को डिफाइन किया, उसके पश्चात हमने देखा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा के कुछ गुणधर्म पढ़े, साथ में 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा की दिशा। इसके पश्चात एक क्वेश्चन और बचता है हमारा कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो देखो, जैसा कि हमने देखा था आवेश किस प्रकार की राशि थी? आवेश एक स्केलर क्वांटिटी थी, अदिश राशि थी। उसी प्रकार धारा भी क्या होती है? आपकी अदिश राशि ही होती है। तो धारा एक अदिश राशि होती है। धारा भी क्या होती है? आपकी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ये भी क्या करती है? देखो, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, किंतु ये क्या नहीं करती? ये सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। इस वजह से ये भी कैसी क्वांटिटी होती है? अदिश राशि होती है। तो देखो, हमको ये पता लगा कि हमारा आवेश भी किस प्रकार की राशि? एक अदिश राशि है, और जो विद्युत धारा है वो भी किस प्रकार की राशि? एक अदिश राशि है। तो देखो, आज की क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ने वाले हैं हम प्रतिरोध को। जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ रहा है, जैसे ही हमारी विद्युत धारा और प्रतिरोध कंप्लीट होगा, उसके पास अब पश्चात हम इनके न्यूमेरिकल देखने वाला है।
अब देखो, आज मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा और आपका सपोर्ट लगातार बना रहना चाहिए, ताकि हम जितनी मेहनत हो उतनी मेहनत करके मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूं, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, हमें अच्छा कंटेंट मिल सके। देखो, साथ में यदि जब आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रत्येक विद्यार्थी को जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक हमारा मैसेज पहुंचा सकें, उसका किसी भी विद्यार्थी का, गरीब विद्यार्थी का भला हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है। क्योंकि यदि हम यूट्यूब पे देखते हैं तो अधिकतर हमें क्या होता है कि जो हमारे टेक्निकल के क्वेश्चन है उनकी सीरीज मिलती है, लेकिन हम टेक्निकल के क्वेश्चन तो तब निकाल पाएंगे ना जब हमारी क्या क्लियर हो, थ्योरी क्लियर हो। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी मिल रही है पहले, उसके पश्चात हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे 2-3 वीडियो देखिए और फिर एनालिसिस कीजिए कि आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यदि नहीं मिलता है तो आगे मत देखना, किंतु यदि आपको लगता है कि वास्तव में कुछ है और हमें कुछ मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन वीडियो को लोगों तक शेयर करें और लाइक करें।